हेलो दोस्तों, नमस्कार। टॉपर्स अड्डा की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। यह वीडियो लेक्चर है भारत में यूरोपियों के आगमन पर। यह आधुनिक भारत में आता है दोस्तों। हम आज से आधुनिक भारत को चालू कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि व्यापार से लेकर देश को गुलाम बनाने तक इन कंपनियों के बारे में कि इन्होंने कैसे हमारे देश पर राज किया, ये कैसे हमारे देश पर आई, और साथ ही चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो आपके लिए ज़रूरी हैं, और कुछ ऐसी समझ विकसित करेंगे कि हम मुख्य परीक्षाओं में भी जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका आसानी से उत्तर दे पाएँ। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि यूरोपीय वे लोग हैं जो यूरोप के निवासी हैं। समुद्री मार्ग से भारत आना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमें 14वीं-15वीं शताब्दी के यूरोप के हालात समझने होंगे। दोस्तों होता क्या है कि यूरोप में बहुत अधिक आर्थिक उन्नति होती है। कृषि के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति होती है और सरप्लस उनका पैसे उन पर बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। वहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित हो जाती है। और दोस्तों पूंजीवादी जो व्यवस्था है वह लाभार्जन यानी प्रॉफिट पर आधारित होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कच्चे माल और वस्तुओं की बिक्री की आवश्यकता, जिसको हम डिमांड और सप्लाई पुल बोलते हैं, वो बना रहना होना चाहिए पड़ता है दोस्तों। कि मतलब मार्केट में चीज़ें बनती भी रहें, उसके लिए कच्चा माल आता रहे और बिकती रहे, उससे बहुत ज़्यादा व्यापार में उन्नति होती है। 15वीं शताब्दी में बदलाव तब शुरू होते हैं जब औपनिवेशिक शक्तियाँ क्या करती हैं, नवीन विकल्पों की खोज करना चालू कर देती हैं। मतलब वो सोचते हैं कि कुछ क्षेत्रों पर जाएं, उन पर कब्जा करें, या फिर उन क्षेत्रों पर जाकर हम वहाँ से जो उनका रिसोर्स है वो ख़रीदें, कच्चा माल ख़रीदें और यहाँ पर आके उसको मैन्युफैक्चर करें और बेचकर बहुत से अधिक उस पर क्या करें, हम लाभ कमाएं। दोस्तों प्राचीन काल से क्या होता है दोस्तों, यूरोप और भारत के व्यापारिक संबंध होते हैं। चाहे हम रोम की बात करें, चाहे हम यूनान की बात करें, रोम आज का इटली, यूनान, ग्रीस वगैरह की अगर हम बात करें। लेकिन 6वीं शताब्दी में जब इस्लाम धर्म का उदय होता है तो उसके साथ जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया कहलाता है उस पर अरबों की पकड़ मजबूत हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी की बात जब हम करें तो तुर्क जो साम्राज्य है यानी ओटोमन साम्राज्य, वो वहाँ पर मजबूत होना चालू कर देता है। आप नक्शे में देख पाएंगे कि यह कैसे तुर्क साम्राज्य यूरोप और भारत के बीच में स्थापित हो चुका है। यही तुर्क साम्राज्य क्या करता है दोस्तों, भारत से होने वाला जो व्यापार है यूरोप के लिए, उसके बीच में बैठ जाता है और ख़ुद भी प्रॉफिट लेना चालू कर देता है। साथ ही साथ यूरोप में भी अलग स्थितियां होती हैं। यूरोप में क्या होता है दोस्तों, इटली है जो 12वीं सदी से यूरोप और पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लेता है। मतलब मैप में आप ये देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर इटली है और ये भारत है। तो दोस्तों क्या होता है कि स्थल और जल मार्ग जितने भी यूरोप में जाते हैं वो इधर ही से होकर जा रहे हैं। उस समय 2 मार्ग हैं जो फेमस मार्ग थे। इसमें एक रहता है दोस्तों, ये फारस की खाड़ी आप देख रहे हैं। इस फारस की खाड़ी से होते हुए इराक जाता है माल, देन इराक से तुर्की जाता है और इस तुर्की के रास्ते यूरोप, इटली होता हुआ पहुंचता है। तो ये इटली के जो वेनिस के व्यापारी हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। साथ में एक दूसरा अन्य मार्ग जो है दोस्तों, वो लाल सागर होते हुए मिस्र, अलेक्जेंड्रिया एंड देन इटली पहुंचता है। दोस्तों उस समय गौर करने वाली बात यह है कि सुएज नहर नहीं है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो इटली है या वेनिस शहर है उसका यूरोप के व्यापार पर एकाधिकार होता है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है, 13वीं-14वीं शताब्दी में ओटोमन्स आ गए हैं, ठीक है, तुर्क लोग आ गए हैं। इस कारण क्या होता है, जो पश्चिमी यूरोप के देश होते हैं, खासकर पुर्तगाल और स्पेन, वो सोचते हैं कि हमें व्यापार करना है और उसके लिए अलग मार्गों की हमें खोज करनी पड़ेगी। इन्हीं में से जो पुर्तगाल होता है उसको मतलब सफलता मिलती है और उसका एक नाविक है वास्को डी गामा। ये 17 मई 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। तो हम ये चीज़ सोच सकते हैं कि केरल के कालीकट बंदरगाह पर ही क्यों पहुंचा है, क्योंकि दोस्तों उस समय सुएज नहर नहीं होती थी। तो आप ये नक्शे में देख पा रहे हैं कि सुएज नहर नहीं है। तो इस कारण क्या हो रहा है कि जो भी जहाज़ है वो नीचे से आ रहे हैं। तो नीचे से आने के कारण
इनके लिए जो फिजिबल है वो है केरल पहुंचना। बाद के समय में जब सुएज नहर का निर्माण हो जाता है तो यही जो हमारे जहाज़ हैं ये बम्बई और सूरत पहुंचने लगते हैं, बम्बई आज का मुंबई, जिस कारण ये जो मुंबई है वो बहुत ज़्यादा व्यापार वाणिज्य में प्रसिद्ध होता है, बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता है और आज वह हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी कहलाता है। तो दोस्तों हम समझ पाए कि कैसे पुर्तगाली भारत आना चालू कर देते हैं और पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा होता है। दोस्तों ऐसा नहीं था कि वह पहला नाविक था जिसने ये सोचा था, उसके पहले कई लोग भारत आने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी में था इटली का एक नाविक जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि गलती से वेस्ट इंडीज़ पहुंच जाता है, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी अमेरिका में जो एक द्वीप है वहां पर पहुंच जाता है। इसी के साथ 1487 में पुर्तगाल का एक अन्य नाविक बार्थोलोमेओ डियाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पहुंचता है। ये अफ्रीका के दक्षिण में है और वो वहाँ से वापस जाता है पुर्तगाल चला जाता है। उसको पता चल जाता है कि वहाँ तक एक रास्ता है। इसी रास्ते को दोस्तों फॉलो करता हुआ वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए ही भारत में प्रवेश करता है और जब वह वापस जाता है वहाँ पे अपना माल वगैरह बेचता है। जो माल वो यहाँ से ले जाता है उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, जिसके कारण जो उसकी विजयी वापसी है वो बहुत सारे लोगों को प्रेरित करती है। उन्हीं में से एक होता है पुर्तगाल का सम्राट स्वयं, पेड्रो अल्वारेज उसका नाम होता है। वो बार्थोलोमेओ को साथ में लेता है, 13 जहाज़ों के साथ भारत की ओर प्रस्थान करता है। दोस्तों भारत में उसका स्वागत कालीकट के राजा जमोरिन करता है और जमोरिन से उसका युद्ध होता है। वहाँ पर वह अरब व्यापारियों को भी हराता है और जमोरिन को भी हराता है, वापस जाता है और ढेर सारा वो भी मुनाफा कमाता है। 1502 में दोस्तों क्या होता है, वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। ठीक है, अब हम अगर इस सदी की बात करें 1500 से 1600, तो इस समय दोस्तों जो पुर्तगाली है, जो पुर्तगाली जहाज़ है, बेड़ा है, इसको कोई भी व्यक्ति टक्कर नहीं दे पाता था। बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ये लोग हो गए थे। इन्होंने मिस्र के ममलूकों को हराया और यहाँ भारत में भी आप ये समझ लो कि ऐसा समय आ गया कि जो जिन लोगों को भी जहाज़ी यात्रा करनी होती थी उनको पुर्तगालियों से पास लेने पड़ते थे, अन्यथा पुर्तगाली लोग उनको लूट लेते थे। यहाँ तक की चीज़ें हो गई थी। तो दोस्तों पुर्तगालियों ने फिर बाद में क्या किया कि जमोरिन की जो युद्ध था कोचिन के राजा से चल रहा होता है, तो ये लोग कोचिन के राजा को भड़काते हैं, फिर दोनों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं और मालावर क्षेत्र में अपनी पहला किला स्थापित करते हैं। 1509 में मिस्र के सुल्तान को हराते हैं ये और 1510 में क्या करते हैं, बीजापुर से गोवा छीन लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार हम समझ पाए कि कैसे पुर्तगाली लोगों का भारत में आगमन होता है।